स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी डेली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टैटिक्स की यूनिट 3 दैट इज रिग्रेशन। आई होप आपने इसका टॉपिक जो पहला वाला था कोरिलेशन वो बड़े अच्छे से कर लिया होगा। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिग्रेशन। तो अब समझते हैं कि रिग्रेशन क्या होता है। तो देखो, रिग्रेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं। कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, हमें बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू पता होती है, एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स और होते हैं जिनकी वैल्यू में पता होती है, और उनकी हेल्प से हम एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। जब सिर्फ दो वेरिएबल होते हैं हमारे पास, दो वेरिएबल मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, मतलब जिसकी वैल्यू हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं वो होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसकी हेल्प से प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं दोज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो इस टाइप के रिग्रेशन को कहते हैं सिंपल रिग्रेशन। बट अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होगा, बट अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाता है तो दैट इज मल्टी रिग्रेशन। बट द बेस्ट पार्ट इज कि हमें सिर्फ सिंपल रिग्रेशन पढ़ना है, मतलब हमें सिर्फ दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन बनाना है और उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू हमें प्रिडिक्ट करनी है। हम रिग्रेशन की डेफिनेशन के थ्रू जाएं तो डेफिनेशन ये कहती है कि रिग्रेशन इज अ मेजर ऑफ एवरेज रिलेशन बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल इन टर्म ऑफ ओरिजिनल यूनिट ऑफ द डेटा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि हम जो मेजर करते हैं ना वो ओरिजिनल यूनिट में करते हैं, डेटा की ओरिजिनल यूनिट में करते हैं। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, कौन कौन से, एक होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मान लो मैंने कहा कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x है, दो वेरिएबल हो गए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप निकालेंगे तभी तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट कर पाएंगे ना। तो इस रिलेशन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ के थ्रू इस रिलेशन को निकालते हैं। अब ग्राफ के थ्रू अगर आप किसी भी चीज़ के रिलेशन को निकालोगे तो आप क्या करते हो, आप वैल्यू प्लॉट करते हो ना। जैसे यहाँ पे मान लो मैंने x एंड y दो वेरिएबल लेके उनकी वैल्यूज़ लिखती हैं, ठीक है। अब अगर मुझे इनके बीच का रिलेशन देखना है, कैसा रिलेशन है, तो मैं ग्राफ पे से प्लॉट करूंगी। तो ग्राफ पे जब मैं ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट करूंगी तो वो कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। आप देख सकते हो कि सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, नहीं होते, कभी भी नहीं होते। हमेशा ज़रूरी थोड़ी है कि सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में हो। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं। जैसे ये मैंने ब्लू कलर से लाइन बनाई है, इस लाइन को हम इस तरीके से बनाते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट इस पर आ जाएं या मैक्सिमम पॉइंट इसके आसपास हो। जैसे कि मान लो देखो 4 पॉइंट है, अब मैंने ये लाइन इस तरीके से बनाई है कि 2 पॉइंट तो इसके ऊपर ही आ गए, बाकी के 2 पॉइंट इसके बहुत आसपास हैं। अब इसके अलावा अगर मैं कोई ऐसी लाइन बनाऊं, जैसे मैं यहाँ पे एक दूसरी लाइन बना रही हूँ ये, ठीक है, तो ये लाइन पे तो कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, एक अच्छी लाइन बनाते हैं और इस अच्छी लाइन को कहते हैं हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब मैम आप ये क्या क्या पढ़ाने लग गई, आप तो रिग्रेशन पढ़ा रही थी, डायरेक्ट क्वेश्चन कराओ, फॉर्मूला बताओ। देखो, थोड़ा बेसिक आपको पीछे का पढ़ाऊंगी, कुछ बैकग्राउंड आपको पढ़ा रही हूँ मैं ये, और जब तक मैं ये नहीं पढ़ाऊंगी आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आगे क्या हो गया, कहाँ से ये सारी चीज़ें आ गई, तो इसलिए मैं ये पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपको अब तक ये चीज़ समझ आ गई है ना कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं आई है कि ये सोच लिया हो कर ये पता नहीं क्या पढ़ाने लग गई है, ये मैं नहीं सुन रही है या मैं नहीं सुन रही है, तो पीछे जाके दोबारा इस चीज़ को देखो। अब देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होगा ना, मतलब पॉइंट से लाइन तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा ना, उस डिस्टेंस को कहते हैं एरर डिस्टेंस, उसे कहते हैं एरर डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होगा दैट इज एरर डिस्टेंस। अब जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं लीस्ट स्क्वायर अप्रोच, वो ये कहता है कि एक लाइन जो है वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट तब कहलाती है जब सारे पॉइंट का, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, सारे पॉइंट का लाइन से जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, जैसे मैंने अभी क्या कहा, एरर डिस्टेंस, तो हम कह सकते हैं कि सारे पॉइंट का जो ये एरर डिस्टेंस होता है, अगर इसका हम स्क्वायर कर दें और फिर उन सबको सम कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम आएगी। अगर मिनिमम आ रही है तो दैट इज आवर लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है, दैट इज आवर लाइन ऑफ बेस्ट फिट। और एक किस मेथड का कहना है, लीस्ट स्क्वायर अप्रोच का कहना है। अब इसी की हेल्प से हम रिलेशन बताएंगे और फिर उसके बाद वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे। अब हमारे पास आ जाता है बिल्कुल बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स क्या गाइस, देखो, अगर आपने पहले अपनी मैथ्स में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एक जो लाइन होती है, एक जो लीनियर इक्वेशन होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक जो लाइन होती है लीनियर लाइन, उसकी इक्वेशन क्या होती है। तो उसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स।
एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें ए क्या है, देखो अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रख दूं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज ए। मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज 0। अब ये b क्या है, तो b ना स्लोप कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर x में 1 यूनिट का चेंज आया, x में सिर्फ 1 यूनिट का चेंज आया, तो y में कितने यूनिट का चेंज आएगा, दैट इज b। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हमें वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, मान लो मेरे को y की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, तो मेरे पास एक तो x की वैल्यू होनी चाहिए, है ना, वो तो होगी क्योंकि x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी वैल्यू तो हमारे पास क्वेश्चन में होंगी। लेकिन y की वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास a और b की वैल्यू भी तो होनी चाहिए ना। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए ना हम दो नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं। अब मेरे से ये मत पूछना कि मैम ये नॉर्मल इक्वेशन कहाँ से आई, क्योंकि इसका लंबा चौड़ा प्रूफ है और वो प्रूफ आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो मैं आपको इतनी सारी बातें बताऊं, उससे बेटर है कि मैं एक सिंपल सी दो नॉर्मल इक्वेशन आपको बता दूं और चीज़ें सॉल्व करनी आपको समझा दूं। तो हमारी ये वो दो नॉर्मल इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम a और b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल इक्वेशन क्या है, समीशन ऑफ y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समीशन ऑफ x, और दूसरी क्या है, समीशन ऑफ एक्स वाई। मतलब हमें x और y की मल्टीप्लाई करनी है और फिर उस कॉलम का सम कर देना है, एंड देन a समीशन x प्लस b समीशन x स्क्वायर। ठीक है, ये दो इक्वेशन है। अब इसके अंदर ये जो b है ना, इसको कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये बहुत ही जरूरी बात है आपको याद रखने की। बट क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम x की वैल्यू से y की वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो दिस विल बी कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। अब अगर हम उल्टा करें, मतलब हम y की वैल्यू हमें पता हो और हम x की वैल्यू प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें, तो उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। अभी क्या था, y ऑन x था, अब क्या है, x ऑन y। अगर इस इक्वेशन को मैं आपको समझाऊं, तो जैसे मैंने पहली वाली इक्वेशन में क्या लिया था कि मैंने यहाँ पे a और b लिया था। अब अगर मैं उल्टा कर रही हूं तो यहाँ पे मैंने c और d लिया। देखो ये आपको अगर देखोगे तो कोई खास इक्वेशन अलग नहीं हो गई है, इक्वेशन वही है, दोनों नॉर्मल इक्वेशन वही है, बस a और b की जगह मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए c और d ले लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई है। अब जो हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट था ऑफ y ऑन x का, ये वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया था पहले, हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो अब ये जो इक्वेशन थी ना, नॉर्मल इक्वेशन, इन्हीं दोनों इक्वेशन की हेल्प से ये फॉर्मूला डराइव हुआ है। लेकिन वहां पे आप डेरिवेशन करने तो बैठोगे नहीं, तो आपको ये फॉर्मूला बड़े आराम से, बड़े ध्यान से अपने दिमाग में फिट कर लेना है। कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होता है। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको क्या बताया था, कुछ इस तरीके से हमारी इक्वेशन फिर दिखाई देगी। क्या इक्वेशन थी हमारी पहले, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब ये b हमारा क्या है, b को हम लिखेंगे b वाई एक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने रिजल्ट पढ़ लिया है, दैट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x है ये, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ना हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब मैम ये इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ये y बार और ये x बार कहाँ से आ गया, देखो आपको ये याद रखना है, ये रिजल्ट है, मैं आपको डेरिवेशन करके नहीं दिखा रही हूँ, बट ये कुछ रिजल्ट है जो आपको एज इट इज अपने दिमाग में फिट करने हैं। तो ये रिजल्ट है कि ये जो लाइन की इक्वेशन है ना हमारी, ये जो लाइन की इक्वेशन है वो एवरेज ऑफ y और एवरेज ऑफ x से पास होके जाती है। ये जो वैल्यू है ना, दिस इज मीन ऑफ y, और ये जो वैल्यू है दिस इज मीन ऑफ x। तो हम ये मानते हैं कि हमारी ये जो लाइन है वो y के मीन से और x के मीन से पास होके जाती है, तो इसीलिए हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आई होप अब आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। तो हम कुछ इस तरीके से भी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैम आपने हमें ये बात बताई क्यों है, ये बात मैंने इसलिए बताई है क्योंकि b कैसे निकलना है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन a कैसे निकलना है वो तो नहीं बताया ना। तो उसके लिए आपको इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। जब अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाएंगे ना, तब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आएगी। अभी मेरे को पता है कि आपके दिमाग में बहुत हौच पौच चल रहा होगा कि यार क्या क्या बता दिया, कुछ भी बताए जा रही हैं और कुछ भी इतना समझ नहीं आ रहा। गाइस देखो, इसकी बहुत लंबी डेरिवेशन है एंड आई एम नॉट हेयर टू एक्सप्लेन दैट यू डेरिवेशन, बिकॉज उस डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ रिजल्ट्स याद रखने हैं और इसीलिए मैं आपको सिर्फ रिजल्ट्स बता रही हूँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए हैं जिन्हें हमें बड़े अच्छे से याद रखना है, और वो फॉर्मूला क्या है, तो देखो पहला तो फॉर्मूला है y ऑन x का, जो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है x ऑन y का। ठीक है, ये दोनों ही रिग्रेशन कोफिशिएंट है, लेकिन पहले वाला रिग्रेशन कोफिशिएंट है y ऑन x और दूसरा है x ऑन y। ठीक है,
क्या चेंज है, ये नीचे का जो डिनोमिनेटर है ना बस वो चेंज है। अगर इस केस में y पीछे है तो नीचे y वाली इक्वेशन है, अगर x पीछे है तो x वाली इक्वेशन। आप इस तरीके से याद रख सकते हो। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो क्या क्या रिजल्ट है, तो पहला रिजल्ट ये है कि क्योंकि अगर किसी केस में परफेक्ट कोरिलेशन होता है, चाहे पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन हो चाहे नेगेटिव कोरिलेशन हो, तो ये दोनों लाइन जो है, जो ये दोनों लाइन मैंने आपको बताई है रिग्रेशन कोफिशिएंट वाली, ये दोनों लाइन कोइंसाइड करेगी। ध्यान रखना, दोनों की दोनों लाइन कोइंसाइड करेगी अगर परफेक्ट कोरिलेशन है तो। बाकी ये दोनों लाइन रिवर्सिबल नहीं है। कौन सी दो लाइन, देखो मैं आपको बताती हूँ। ये जो दोनों लाइन है ना, इन दोनों लाइन की बात हो रही है। देखो ये दोनों लाइन अलग अलग है, आप इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एक लाइन जो है वो हमें y की वैल्यू देगी जब हमें x की वैल्यू पता है, और नीचे वाली लाइन हमें x की वैल्यू देगी जब हमें y की वैल्यू पता है। तो ये रिजल्ट ये कह रहा है कि अगर परफेक्ट कोरिलेशन है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो ये दोनों लाइन कोइंसाइड करेंगी। इसके अलावा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दोनों लाइन जो है वो मीन से पास होती है, दोनों की दोनों लाइन, ठीक है। तो अगर हमें मीन की ही वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी ना, वही हमारी मीन वैल्यू होगी। अब आपको ये रिजल्ट मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में हमें मीन वैल्यू भी कैलकुलेट करने को आएगा, और तब आपको यही वाला रिजल्ट काम आने वाला है। अब हम आ गए हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को करके हम समझेंगे कि हमने जो अभी तक पढ़ा है, जितनी थ्योरी अभी तक पढ़ी है, उसे क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है, एग्जाम में करके कैसे आना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग टेबल गिव द एज ऑफ कार ऑफ अ सर्टेन मेक एंड द एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। अब यहाँ पे क्या है, कार्स की एज बता रखी है कि 2 साल है, 4 साल है, 6 साल है, 8 साल है, और उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आ रही है, 100 में, ये बता रखी है। अब हमसे क्या बोला है, ऑब्टेन अ रिग्रेशन लाइन ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू एज। देखो हमसे क्या बोला, कोस्ट और टू रिलेटेड टू एज वाली रिग्रेशन लाइन हमें निकालनी है। उसके बाद बोला है एस्टिमेट द एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 10 ईयर ओल्ड कार। अभी हमें 8 तक दे रखी है। अब हमसे क्या बोला है कि अगर x की वैल्यू, मान लो अगर मैं एज को x ले रही हूँ और मेंटेनेंस को y ले रही हूँ, तो हमसे क्या बोला है कि अगर x की वैल्यू 10 है, मतलब अगर जो एज 10 है तो मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होगी, ये भी हमें प्रिडिक्ट करनी है। तो आपको समझ आया कि हमें लाइन प्रिडिक्ट, रिलेशन प्रिडिक्ट करना है, रिलेशन पूरा बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमें x की वैल्यू दे रखी है और हमें y की वैल्यू प्रिडिक्ट करके बतानी है। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हम थोड़ा लिख लेते हैं, लेट x डिनोट द एज ऑफ कार। मैंने क्या लिखा कि जो कार की एज है वो x के थ्रू हम डिनोट करेंगे, एंड जो y है y डिनोट करेगा हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ कार। x हमारा क्या है, x हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि हमें बाद में जो ये वाली लाइन दे दी ना, इससे हमें पता चल गया कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। जिसकी वैल्यू प्रिडिक्ट करनी वो हो गया डिपेंडेंट, जिसकी वैल्यू दी हुई है दैट इज इंडिपेंडेंट। तो हम, क्योंकि अब हम एज किससे डिनोट कर रहे हैं, x से, तो x हमारा इंडिपेंडेंट, y हमारा डिपेंडेंट हो गया। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें कुछ इस तरीके की बना लेनी है टेबल। यहाँ पे x और y की वैल्यू मैंने ऑलरेडी डाल के दी है क्योंकि वो क्वेश्चन में दी हुई है। अब फटाफट वीडियो रोको, उठो, कष्ट करो और कैलकुलेटर, कॉपी और पेन अपने पास रखकर बैठो, क्योंकि मेरे साथ साथ आपको कैलकुलेशन करनी है। ऐसे समझ नहीं आएगा जो लोग लेट के देख रहे हैं या इधर उधर घूमते हुए देख रहे हैं, नहीं गाइज प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी आपको समझ आएगा, दिमाग में चीज़ें तभी बैठती हैं कैलकुलेशन जब साथ में करते हो। तो आई होप आप सब ने अब मेरी बात मान ली है। जिन्होंने नहीं मानी है, बहुत गलत कर रहे हो, तुम बहुत गलत कर रहे हो, बाद में जाके ना भुगतोगे, तुम पछताओगे, ठीक है। चलो, तो अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो हमें पहले निकालना है एक्स स्क्वायर। अब मैम आपको कैसे पता कि हमें एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स वाई कैलकुलेट करना है। इससे पहले अभी वो फॉर्मूले पढ़ाए थे ना, 2 पढ़ाए थे ना, ठीक है। उन फॉर्मूलों को की हेल्प से ही हमें ए और बी की वैल्यू मिलेगी, है ना। तो हमें उसी फॉर्मूले में जो जो चीज़ें की ज़रूरत थी, उस फॉर्मूले में जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी ना, मैं वही सारी चीज़ें निकाल रही हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आप मेरे साथ सॉल्व कर लो, फिर आपको ना समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हमें पता चलना है, ठीक है। तो अब हमें एक्स स्क्वायर निकालना है। तो हम इस वाले एक्स वाले कॉलम का करेंगे स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 का स्क्वायर होगा 16, 6 का स्क्वायर होगा 36 और 8 का स्क्वायर होगा 64। वाई वाले कॉलम का करेंगे तो आएगा 100, यहाँ आएगा 400, यहाँ पे 625 और यहाँ पे आ जाएगा 900। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, वैल्यूज भी मैंने बहुत सिंपल ली है ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। अब हमें एक्स और वाई वाले कॉलम की मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो यहाँ आ जाएगा 20, फिर आएगा 80, फिर आएगा 150 और यहाँ पे आ जाएगा 240।
अब हमें क्या करना है, इन सारे कॉलम को ऐड्स करना है, ठीक है, ऐड करना है, ठीक है। अब इस कॉलम को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा समीशन एक्स वाई दैट इज 490। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा समीशन वाई स्क्वायर दैट इज 2025। आई होप आप सब कैलकुलेशन कर रहे हो, बैठ के देख नहीं रहे हो सिर्फ स्क्रीन को। यहाँ पे आ जाएगा 120, यहाँ पे आ जाएगा समीशन वाई दैट इज 85 और यहाँ पे आ जाएगा समीशन एक्स और इसकी वैल्यू है हमारी 20, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद हमें अब निकालना है, अब फॉर्मूले में डायरेक्टली डालना है और हमें क्या निकालना है, बी निकालना है, फिर हम निकालेंगे ए ताकि हमारी पूरी इक्वेशन आ जाए। अब मेरा ना आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल है, मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, एक फॉर्मूले के हेल्प से हम कैलकुलेट कर रहे थे ये वाली चीज़ और एक फॉर्मूले के हेल्प से हम कैलकुलेट कर रहे थे ये वाली चीज़, मतलब एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। अब आप मेरे को ये बताओ कि इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है या ये कैलकुलेट करना है, बताओ बताओ बताओ। जिन्होंने पढ़ा है ध्यान से उन्हें तो समझ आ गया होगा क्या कैलकुलेट करना है। सो गाइस हमें ये कैलकुलेट करना है, क्यों, क्योंकि हमें जो y की वैल्यू है वो प्रिडिक्ट करनी है और x की वैल्यू हमें दे रखी है। तो अब हम ये वाली वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे और ये वाली चीज़ कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो ये वाली वैल्यू निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना था, कुछ याद आया, याद आया। अब हमारे पास ना ये सारी चीज़ें हैं, कैसे, देखो एक बार टेबल देखो, हमने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके रखी हुई हैं। n क्या है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो आप गिन सकते हो 1 2 3 4, तो हमारा ये n आ जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। देन उसके बाद हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ये वाली वैल्यू क्या है हमारी, ये आ गई 490, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 490 डाल सकते हैं, है ना, 490 माइनस ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ये वाली वैल्यू भी हमने निकाल ली है, ये आ गई 20, और उसके बाद हमें ये चाहिए, ये भी हमारे पास है 85, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे -20 और 85, ठीक है। यहाँ पे 4 इंटू ये वाली वैल्यू हमने कहाँ निकाली है, ये आ गई एक्स स्क्वायर दैट इज ये हमारी वैल्यू है 120, ठीक है। और वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, दैट इज 2025। तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या ज़रूरत है, 120, ठीक है, 120 माइनस ये वाली वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे तो 20 का स्क्वायर। अब इस चीज़ को आप अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करो और आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 3.25। तो हमारे पास ये वाली टर्म की तो वैल्यू आ गई है, बट इक्वेशन में तो हमें एक चीज़ और चाहिए थी, क्या चाहिए थी, ए भी तो निकालना होता है ना, तभी तो इक्वेशन बनती है। तो उसे निकालने के लिए हम दूसरी इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या, अरे वही इक्वेशन जो अभी आपको बताई थी। तो मैंने आपको ये वाली इक्वेशन बताई थी जहाँ मैंने ये कहा था कि जो हमारी लाइन होती है वो मीन से पास होके जाती है, दोनों के मीन से पास होके जाती है, तो इसलिए हम इस वाली इक्वेशन को by(x) को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले समझा दिया था, तो इसलिए ये चीज़ समझाई थी क्योंकि अब इसका यूज़ आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल यहाँ पे वैल्यूज डाल देनी है, इक्वल्स टू वाई बार। अब वाई बार की मैम आपने तो वैल्यूज निकाली ही नहीं, निकाल सकते हैं, अभी निकाल लेते हैं। तो हमारे पास वाई क्या आया था, वाई सम करके क्या आया था, 85 आया था, ठीक है। तो हमें पता है कि वाई का मीन क्या होता है, समीशन ऑफ वाई डिवाइड बाई एन होता है ना। तो y का मीन निकालने के लिए क्या करना है हमें, 85 डिवाइड बाई 4। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 21.25, है ना। और सिमिलरली हम यहाँ पे x का मीन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x का मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या है, समीशन ऑफ x डिवाइड बाई n, तो ये आ रहा है 20 डिवाइड बाई 4, तो हमारा मीन ऑफ x आ जाएगा 4, ठीक है। तो अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, फटाफट रख देते हैं इक्वेशन में टू डू द कैलकुलेशन। सो अब हम इक्वेशन में रख देते हैं y माइनस 21.25 इज इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू तो हमने अभी कैलकुलेट करी है, क्या आई है 3.25 x माइनस अभी हमने ये कैलकुलेट करा है 5, ठीक है। तो अब हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -21.25 इज इक्वल्स टू 3.25x माइनस 16.25, और जब हम इसे इंटरचेंज कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3.25x। अब आपको पता चल गया होगा कि आपकी x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू, वो सॉरी a की वैल्यू क्या है। हमारी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू a प्लस bx ना, ठीक है। तो b की वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल ली थी और a की वैल्यू इस इक्वेशन की हेल्प से हमारी निकल गई है, 5 आ गई है, ठीक है। तो अब हमारे पास प्रॉपर इक्वेशन आ गई है, तो हमने आधे से ज़्यादा काम तो कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे क्वेश्चन ने जो हमें बोला था ना कि अगर आपका
कार की जो एज है वो 10 ईयर्स है, तो आपको एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है वो निकालनी है, तो बस हमें अब वो कैलकुलेट करनी है। देखो अब इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम x की जगह पे डालेंगे 10, ठीक है, x की जगह पे हम डालेंगे 10, ये मल्टीप्लाई का साइन है, x नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। x की जगह पे हमने डाला 10 और अब हमारी y की वैल्यू जो प्रिडिक्ट होके आ जाएगी दैट विल बी 37.50। बट ये सारी वैल्यूज तो 100 में थी, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज ₹3750, 3750 रुपये। ये हो गया है पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व। इट्स नॉट हार्ड, आपने पहली बार देखा है तो आपको दिक्कत पड़ रही होगी, सोचने में थोड़ी दिक्कत पड़ रही होगी, बट आपको अगर मैं ध्यान से बताऊं तो आपको बस क्या याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला आपको, सॉरी ये वाला फॉर्मूला, इस वाली चीज़ का फॉर्मूला y ऑन x का, ठीक है। इसके अलावा आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, दिस by ऑन x माइनस एक्स मीन, ये वाली इक्वेशन याद रखनी है और बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये डिटरमाइन करना है कि आपको y ऑन x निकालना है या x ऑन y निकालना है, ठीक है। बस ये चीज़ आपको डिटरमाइन करनी है कि ये चीज़ कैलकुलेट करनी है या फिर ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, बट द गुड न्यूज़ इज़ कि अगर आप थोड़ी सी क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। सो गाइस देखो, आई होप आपको पिछला तो सब समझ आ ही गया है, बट आपको पता ही है कि स्टार्ट इज अबाउट द फॉर्मूलाज। सो उन फॉर्मूलाज के अलावा भी आपको कुछ फॉर्मूला याद करने होंगे। मैम क्यों याद करने होंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार तुम्हारा क्वेश्चन उसी तरीके से आ जाए, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है और आपको हर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। दिक्कत नहीं है, आप अभी बस देख लो, लास्ट में मैं एक पूरी समरी शीट प्रोवाइड कर दूंगी जिसके अंदर मैंने जितने फॉर्मूले आपको इस चैप्टर में पढ़ाए हैं सबकी डिटेल लिखी होगी, ठीक है। तो अभी बस ध्यान से देखो, अगर हमें कोवेरिएंस और वेरिएंस के फॉर्म में फॉर्मूला चाहिए तो किस तरीके से हम उसे लिखेंगे, ठीक है। मान लो हमें इसका फॉर्मूला, रिग्रेशन कॉफिशिएंट का फॉर्मूला, अगर हमें कोवेरिएंस और वेरिएंस के टर्म में चाहिए। कोवेरिएंस क्या होता है और वेरिएंस क्या होता है, अगर किसी ने भी पूछा ना, बता रही हूं मैं, पूछ नहीं सकते आप। क्यों नहीं पूछ सकते, क्योंकि पिछले चैप्टर में तो इतना अच्छे से पढ़ाया ही है जब मैंने आपको कोरिलेशन पढ़ाया है, ठीक है। तो देखो, अगर हमें ये वाली टर्म निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो आपने इसे ऐसे याद रख सकते हो, जो पीछे एलिमेंट होगा ना, डिनोमिनेटर उसी एलिमेंट का होगा, ठीक है। यहाँ पे y पीछे है तो डिनोमिनेटर इसी का है, आप बस इस तरीके से याद रख सकते हो। न्यूमरेटर तो सेम ही है, पिछले भी जो फॉर्मूले बताए उसमें न्यूमरेटर तो सेम ही था, बस डिनोमिनेटर का ही खेल है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इन टर्म ऑफ डेविएशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन। रिस्पेक्टिव मीन मतलब x अपने मीन से कितना दूर है और y अपने मीन से कितना दूर है। अगर इस फॉर्म में हमें फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो ये पहला वाला फॉर्मूला था तो इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखो इसमें भी ना न्यूमरेटर तो सेम ही है, खेल बस डिनोमिनेटर का। और आपको क्या याद रखना है, पीछे जिसका एलिमेंट होगा डिनोमिनेटर में भी वही आएगा। यहाँ y पीछे है तो y नीचे आएगा, यहाँ x पीछे है तो x नीचे आएगा। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट आता है इन टर्म ऑफ r, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब ये बताओ ये r क्या है। अब जिन लोगों ने पिछला वाला चैप्टर बड़े ध्यान से पढ़ा है उनके लिए तो ये बिल्कुल हलवा होगा सोचना, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। तो देखो r क्या है, r इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। याद आया, कुछ याद आया, ढंग से पढ़ाई हो नहीं रही है जिनको याद नहीं आया। तो देखो अगर हमें इन टर्म्स में चाहिए ना तो वैल्यू कुछ हमारी इस तरीके से दिखेगी। अब इसमें भी आपको बस ये याद रखना है कि जो पीछे एलिमेंट है डिनोमिनेटर में वही आना है और बाकी का जो बचा वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले इतने हार्ड नहीं है, आप अगर इन्हें ध्यान से देखो तो आप बड़े आराम से इनको याद रख सकते हो विद दिस लॉजिक कि जिसका पीछे एलिमेंट डिनोमिनेटर में भी वही आएगा। अब इसी सारे फॉर्मूलेस के ऊपर ना हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाए और फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, गिवन दैट हमें मीन दे रखा है x का 50, हमें y का मीन दे रखा है 20, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है x की 20, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है y की वो भी 20, ठीक है। और हमें कोवेरिएंस भी दे रखा है, कोवेरिएंस क्या दे रखा है -100। हमसे पूछा क्या है कि हमें कोरिलेशन कॉफिशिएंट कैलकुलेट करना है, मतलब हमें r कैलकुलेट करना है और हमें दोनों रिग्रेशन कॉफिशिएंट कैलकुलेट करने हैं, मतलब x ऑन y एंड y ऑन x दोनों ही हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो अब देखो आपको आई होप पहला वाला फॉर्मूला याद होगा, किसका, कोरिलेशन कॉफिशिएंट का। नहीं है तो फिर अब हम लिख देते हैं। तो देखो कोरिलेशन कॉफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था, दैट इज कोवेरिएंस
ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। यही तो था ना। अब सारी वैल्यूज हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या है -100 और ये दो नीचे की वैल्यू क्या है 20। ठीक है, तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आर आ जाएगा -0.25। हमारा पहला पार्ट तो कैलकुलेशन का हो गया। अब हमें निकालना है दूसरा पार्ट, बोथ रिग्रेशन कॉफिशिएंट। तो दोनों रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकालने के लिए पहले हम निकालते हैं BY(x). ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, हमें तो याद है क्या फॉर्मूला था, आर लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो पहले है उसकी डेविएशन पहले लिखनी है, जो नीचे है उसकी डेविएशन नीचे लिखनी है। इतना याद है बस। अब क्या करना है, अब हमें -0.25 की मल्टीप्लाई कर देनी है 20 से डिवाइड बाय 20, है ना। डेविएशन लिख दी वैल्यू। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज -0.25, है ना। क्यों, क्योंकि 20 से 20 कट जाएगा, सिंपल। अब हमें कैलकुलेट करना है x ऑन y। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन के लिए भी हमें क्या करना है कि जो पहले है उसकी डेविएशन पहले लिखनी है, जो बाद में है उसकी डेविएशन बाद में लिखनी है। बट आंसर तो गाइस सिमिलर ही आएगा, है ना। चाहे कैलकुलेट करके देख लो, सेम ही आंसर आएगा। तो आप देख रहे हो कितने आसानी से आप फॉर्मूले याद रख सकते हो। और क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया है, अब ऐसे क्वेश्चन में आप पहले जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में फॉर्मूले बताए थे वो तो लगा नहीं सकते, यही फॉर्मूले लगा सकते हो, इसीलिए आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन एंड एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 130 एंड एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 30। अब यहाँ पे हमसे दो रिग्रेशन इक्वेशन पूछी है, बड़ा सिंपल है, अब तक जैसे निकालते आ रहे वैसे निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या पूछा है कि हमें वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बतानी है जब y हमारा 130 है, और हमें y की वैल्यू बतानी है जब x हमारा 30 है। ठीक है, तो अब उन इक्वेशन का इन्होंने इस्तेमाल भी हमें करने को बोल दिया कि आपको इस इक्वेशन का इस्तेमाल भी करना है। तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ इस तरीके का पूरा डायग्राम बना लेना है। अब ये डायग्राम नहीं है, टेबल है बेसिकली, तो आपको ऐसे टेबल बना लेनी है। अब यहाँ पे मैंने आपको करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ये जो स्मॉल x लिखा है ना, इसका मतलब कुछ और नहीं है, ये जो इससे पहले वाले कॉलम में मैंने ये कैलकुलेशन करी है, इसको ही मैंने स्मॉल x से डिनोट कर दिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं थी, तो इसलिए इस तरीके से आप भी एग्जाम में लिख के आ सकते हो। और ये जो स्मॉल y लिखा है ये कुछ नई चीज़ नहीं है, ये वाला जो कॉलम था ना y, स्मॉल y इज इक्वल्स टू y माइनस वाई बार। ठीक है, यही चीज़ है, तो कंफ्यूज मत होना। चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो कैलकुलेशन को शुरू करने से पहले हमें x बार और y बार मतलब मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y पता होना चाहिए। अब मीन कैसे निकालते थे ये तो हमने फर्स्ट यूनिट में ही सीख लिया था। कैसे निकालते थे, x का मीन निकालने के लिए हमें x की सारी वैल्यू का सम करके उसे डिवाइड करना है n से। तो जब आप इन सारी वैल्यूज़ का सम करेंगे तो आपके पास आएगा 380 एंड ये जो n है, n मतलब कितनी ऑब्जर्वेशन है, तो 10 ऑब्जर्वेशन है, तो इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो x का मीन कैलकुलेट होके आएगा दैट विल बी 30। ठीक है, अब सिमिलरली हमें y का मीन कैलकुलेट करना है, तो y का मीन कैलकुलेट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारी y की वैल्यू को सम करना है। जब आप इन सब का सम करेंगे तो आपके पास आएगा 1320 डिवाइड बाई 10, तो आपके पास y का मीन आ जाएगा 132। ठीक है, अब हमारे पास दोनों का मीन आ गया है। अब हमें क्या करना है कि सारे पॉइंट्स की डेविएशन कैलकुलेट करनी है मीन से, मतलब 39 माइनस द मीन ऑफ x। ठीक है, तो x का मीन कितना था 38, तो 39 में से जब हम 38 माइनस करेंगे तो आएगा 1। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा -5, यहाँ पे -8, देन इसी तरीके से हम करेंगे। सिमिलरली हम y वाले कॉलम की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम y में से लाइक 132 में से हम मीन माइनस करेंगे y का। तो 132 में से मीन क्या है y का 132, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 134 में से 132 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, सिमिलरली आएगा 6 एंड सो ऑन। तो देखो दोनों कॉलम को मैंने फिल कर लिया है। आई होप आपने भी वीडियो रोक के पूरी कैलकुलेशन कर ली होगी। अब हमें क्या करना है, हमें इस वाले कॉलम का स्क्वायर करके यहाँ लिखना है। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर आएगा 64, 8 का और 7 का स्क्वायर आएगा 49, 6 का 36, 2 का 4, 3 का 9, 11 का आ जाएगा 121, 8 का फिर से 64 और 5 का 25। सिमिलरली अब इस वाले कॉलम का आप स्क्वायर करके लिखो। तो देखो इसका भी मैंने स्क्वायर करके लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों कॉलम की मल्टीप्लाई करके लिखनी है। तो जब हम इन दोनों कॉलम की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0। ठीक है, यहाँ आएगा -10, देन आएगा हमारे पास माइनस का 48,
देन हमारे पास 21 आएगा, देन -24, देन 2 0 33 माइनस का 32 एंड माइनस का 35। गाइस ये 2 है, ठीक है, 32। अब आपको समझ आ रहा है कि मैं कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ यहाँ पे, ये जो कैलकुलेशन मैंने इतनी करी है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जहाँ पे हम क्या करते हैं, मीन से डेविएशन कैलकुलेट करके रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालते हैं, बताया था ना। आई होप आपको याद होगा। वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखता था, मैं आपको ना लिख के बता देती हूँ तभी आपको याद आएगा, क्योंकि उस टाइम पे तो फिर आपने ध्यान दिया ही नहीं होगा, और हुआ भी होगा तो आई कैन अंडरस्टैंड, इतनी जल्दी याद भी तो नहीं रहता ना। तो फॉर्मूला क्या था, बी वाई एक्स का, दैट इज समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। कुछ इस तरीके से फॉर्मूला था, कुछ याद आया। और अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं यहाँ पे मैं लिख दूं एक्स और वाई, ठीक है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, अब पीछे कोफिशिएंट किसका है, वाई का, तो यहाँ पे क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ पे हमारा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर आ जाएगा। याद आया ये वाला फॉर्मूला। तो अब ये वाला जो कैलकुलेशन है हम इसी वाले फॉर्मूले से करेंगे। हमने सारी वैल्यूज तो कैलकुलेट कर ली है, अरे नहीं की, हाँ नहीं की, क्यों, क्या रह गया, हमें इन सारे कॉलम का, जितने भी आपको यहाँ कॉलम दिख रहे हैं उन सबको ऐड करना है। कौन कौन से को, सबसे इंपॉर्टेंटली इसको इसका समीशन करना है, इसका समीशन करना है, इसका समीशन करना है। तो जब हम इनको सम करेंगे तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आएगी, आप भी कैलकुलेटर उठा के कैलकुलेट करना शुरू करो और मैं भी कैलकुलेट करती हूँ। तो देखो एक्स वाले कॉलम का जब हम समीशन करेंगे तो हमारे पास 380 आएगा, ठीक है। वाई वाले कॉलम का जब हम समीशन करेंगे तो हमारे पास 1320 आएगा। ये तो आपने कर भी लिया होगा जब मीन कैलकुलेट किया होगा, है ना। इसके अलावा हमें कौन से कॉलम को ऐड करना है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 398। अब आपको, मुझे पता है कि ये वाला कॉलम मिल नहीं रहा होगा, क्यों नहीं मिल रहा होगा, स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया था ना जब मैं बता रही थी। देखो ये कोई और कॉलम नहीं है, ये यही वाला कॉलम तो है। ये वाला जो कॉलम था, ये मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि इस वाले कॉलम को मैंने, ये था बट इसको मैंने स्मॉल एक्स में लिख दिया, तो इसी वाले कॉलम को मैं फिर से खोल के लिख रही हूँ, ठीक है, पूरा ओपन करके लिख रही हूँ। इसके अलावा हमें और कौन कौन से कॉलम का ऐड करना है, तो अगर हम वाई माइनस वाई बार वाले कॉलम का ऐड करके स्क्वायर वाले का ऐड करेंगे तो आएगा 140। अब ये कौन सा है, तो ये कौन सा है, समीशन वाई स्क्वायर वाला, ठीक है। देन इसके बाद लास्ट हमारे पास वैल्यू बची है एक्स और वाई वाली, ठीक है, जिसको हम ऐड करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगा -93। अब यहाँ पे जो फालतू वैल्यूज़ है वो मैं इरेज कर देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। तो वो यहाँ पे हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है और हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो चलिए बस अब फॉर्मूले पे चलते हैं। सो हमारा फॉर्मूला क्या था जो मैंने आपको बताया था, दैट इज बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय, क्या आएगा नीचे, जो पीछे कॉफिशिएंट है वही हमारा नीचे आएगा। तो पीछे कॉफिशिएंट क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, दिस, इसका स्क्वायर। अब आपको ना एक दिक्कत आ रही होगी, क्या मैम ये जो आपने ऊपर लिखा है इसकी वैल्यू तो हमें मिल ही नहीं रही। गाइस क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, समीशन एक्स वाई, ऐसे लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ ना, अब तक तो समझ आ गया। और इसकी वैल्यू तो मैंने कैलकुलेट करी है, क्या आई है, इसकी वैल्यू हमारे पास -93 आई है, तो हमारे पास वैल्यू है, बस हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास -93 आ गई है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करने में क्या ही बचा है, अब बस वैल्यू डालनी बची है, तो फटाफट वैल्यू डाल देते हैं। तो जब आप वैल्यू डालोगे तो ये ऊपर आ जाएगा हमारा -93 और नीचे हमारा आ जाएगा 398, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेट करके आएगा -0.23, ठीक है। और अगर हमें अब क्या कैलकुलेट करना है, इसके अलावा हमें कैलकुलेट करना है दूसरी कॉफिशिएंट, दूसरा रिग्रेशन कॉफिशिएंट, ठीक है। तो दूसरा रिग्रेशन कॉफिशिएंट क्या होगा, एक्स वाई, है ना। तो अब हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, है ना। तो ऊपर हमारे पास 93 रहेगा और नीचे आ जाएगा 140। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे आपके पास आएगा -0.66, ठीक है। इतना आने के बाद अब हमारे पास कॉफिशिएंट तो आ गए, बट हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन भी निकालनी है। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने ना प्रिडिक्शन करने के लिए भी बोला है कि अगर हमारे पास y की वैल्यू ये है तो x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू बताओ। तो अब इक्वेशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम इक्वेशन निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो x ऑन y की इक्वेशन कैसे बनती थी, दैट इज दिस b एक्स वाई
वाई माइनस वाई बार। अब हमारे पास बाकी सारी वैल्यू तो हैं, यहाँ पे क्या आएगा 38 आएगा, है ना। ये हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है -0.66, है ना। ये वाली वैल्यू भी हमें पता है क्या आएगी, y माइनस 132। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे और इसको सॉल्व करोगे, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी ना, वो कुछ इस तरीके से आएगी, x इज इक्वल्स टू -0.66y प्लस 125.12। या फिर आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, अच्छे तरीके से लिखें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 125.12, जो कि हमारी a की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 0.66y। ठीक है, ये हमारा b हो गया। ये तो हमारी आ गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन जो हमें कैलकुलेट करनी है वो कौन सी कैलकुलेट करनी है, इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी, है ना, बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। अब हम इसमें डालेंगे वैल्यू, तो जब हम इसमें वैल्यू डालेंगे तो y माइनस वाई बार कितना हो जाएगा 132 इज इक्वल्स टू, ये हमने अभी कैलकुलेट किया है -0.23, x माइनस x का मीन कितना था हमारे पास 30। ठीक है, तो अब इसे आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी दैट विल बी y इज इक्वल्स टू 140.74 माइनस 0.23x। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई है, दोनों रिग्रेशन इक्वेशन आ गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास आ जाता है फाइनल स्टेप, जहाँ पे हमें बोला है कि y की वैल्यू क्या है 130 और हमें निकालनी क्या है x की वैल्यू। तो अब मुझे ये बताओ कि हम कौन सी वाली इक्वेशन इसमें यूज़ करेंगे, ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे या फिर ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो देखो हमारे पास वैल्यू किसकी दे रखी है, y की, निकालनी किसकी है x की, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखो अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, हम y की वैल्यू रख देंगे, दैट इज 130 दी हुई है हमें, और जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 39.32। अब हमसे ना एक और चीज़ पूछी गई है, क्या पूछा गया है कि हमारी x की वैल्यू हमें दे रखी है, x की वैल्यू इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, और हमसे y की वैल्यू पूछी गई, तो यहाँ पे हम ये वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे, हमारी जो दूसरी वाली इक्वेशन थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 140.74 माइनस 0.23 और x की वैल्यू जो हमें दे रखी है, सो हम यहाँ पे बस x की वैल्यू रख देंगे। तो x की वैल्यू हमें कितनी दी है 30। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, x नहीं है। ठीक है, अब इसका जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज़ 140 माइनस 74, इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ -6.9 एंड फाइनल आंसर विल बी 133.84। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं और आपको कैलकुलेशन करनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइज अब तक मैंने आपको पार्ट 1 में काफ़ी सारी चीज़ें रिग्रेशन की कवर करा दी है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम बाकी का रिग्रेशन बड़े आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। तब तक जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया है उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और भी क्वेश्चंस बुक से देखो, इधर उधर सैम्पल पेपर से देख के आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है गाइज, स्टार्ट इज अबाउट प्रैक्टिस। मैं स्टार्टिंग से ही कहती आ रही हूँ, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू।